संचालन को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। एनटीपीसी समेत बड़े प्रोजेक्ट पर लगाई रोक, अफसरों की बुलाई हाई लेवल मीटिंग। पूर्व सीएम हरीश रावत को दी 2 टूक, कहा बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रही प्रदेश सरकार की स्थापना प्रक्रिया शुरू करने की मांग। उत्तराखंड में अब जाम से मिलेगी मुक्ति, सीएम धामी ने 2 बाईपास का किया लोकार्पण। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े नितिन गडकरी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर धार लंबे समय से नहीं हुई डॉक्टरों की नियुक्ति, स्थानीय लोगों को इलाज में हो रही परेशानी। निगरानी पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 1 लाख के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। कई सालों से पुलिस में नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य में मैदानी जिलों में जहां पिछले कई दिनों से शीतलहर जारी है और कोहरे का जबरदस्त असर दिखाई दे रहा है, वहीं मैदान से लेकर पहाड़ तक रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को मुक्तेश्वर में न्यूनतम तापमान 0.8, टिहरी में 2.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं राजधानी दून में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया 8 जनवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, रुड़की व डोईवाला में घना कोहरा छाया रहेगा और इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगले 48 घंटे बाद राज्य के पश्चिमी विक्षोभ की हल्की सक्रियता की संभावना जताई है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे राज्यों में अधिक रहेगी और इसका थोड़ा बहुत असर उत्तराखंड में भी दिखाई देगा। मौसम तो कई दिन से खराब चल रहा है। दिन में धूप भी निकलती है 2 बजे के आसपास, 2-4 बजे के आसपास फिर मौसम दोबारा से ठंडा हो जाता है। आज तो मौसम बिल्कुल ही ठंडा है, टेम्परेचर मतलब बहुत ही ज्यादा डाउन है। और आप देख ही रहे होंगे, आग जला के अपना गुजारा कर रहे हैं और काम भी नहीं हो पा रहा है ऐसी ठंड में। तो थोड़ा सा जो है मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोजी का भी इस पे बहुत फर्क पड़ रहा है। तो बस यही है, अभी देखते हैं कितने दिन और रहेगी ये ठंड, उसके बाद फिर देखते हैं ये खुलेगा ही मौसम। 1-2 अगर बरसात होती है तो शायद बरसात के बाद मौसम खुले और मौसम खुलने के बाद थोड़ा शुष्क बना है। प्रशासन ने किस तरीके से फिलहाल तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में मनमुटाव के बाद भी मोदी सरकार की स्पॉन्सरशिप नीति में संशोधन के ऐतिहासिक फैसले को हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने सराहा। जहां हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों का कहना है इससे हमारी संस्कृति को और बढ़ावा मिलेगा और जो लोग मां गंगा में आस्था रखते हैं उनके लिए ये बहुत ही खुशी की खबर है। साथ ही हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों का कहना है पहले भी पाकिस्तान से लोग अपने परिजनों की अस्थियां लेकर हरिद्वार आया करते थे, लेकिन उनमें भारत में कोई रिश्तेदार होने का नियम लागू होता था, तभी उन्हें वीजा मिलता था। लेकिन अब इस संशोधन के कारण जो लोग मां गंगा में आस्था रखते हैं और अपने परिजनों की अस्थियां मां गंगा में विसर्जित करना चाहते हैं, वो भारत में आकर मां गंगा में अपने परिजनों की अस्थियां विसर्जित कर पाएंगे और उन्हें भी मोक्ष दिला पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के लिए हम तीर्थ पुरोहित का स्वागत करते हैं। दूसरा विषय ये है कि सनातन पे इसका जो प्रभाव है, अस्थि विसर्जन का गंगा जी में एक अपना ही महत्व है और हर जीवित प्राणी जो सनातन पे देखता है या चलता है उसकी पद्धति को अपनाता है, उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी अस्थियां मेरा परिवार गंगा जी की गोद में लेके जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। आज सनातन के इस काल में, कलयुग में, हरिद्वार में और गंगा जी को ही इस कलयुग का तीर्थ कहा गया है। तो ऐसा निर्णय लेना कि अब कोई भी सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति दूसरे देश, अपने पड़ोसी मुल्क से भी हरिद्वार अपने परिवारजनों की, अपने जान पहचान वालों की, अपने रिश्तेदारों की अस्थियों को हरिद्वार लाके उनको मां गंगा की गोद में विसर्जित कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा और सुंदर निर्णय है।
इससे सनातन के प्रति लोगों की जो आस्था है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। हरिद्वार में जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पा रहे थे उस तीर्थाटन के लिए और अपने परिवारजनों को मोक्ष के लिए वो हरिद्वार आसानी से आ भी सकेंगे। ये हरिद्वार के लिए और पूरे देश के लिए बहुत एक अच्छा और साहसिक निर्णय है, क्योंकि जिन लोगों की गंगा मैया पर आस्था है, जो सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, भले किसी भी देश में निवास कर रहे हों, विशेष करके पाकिस्तान तो हमारा भारत का ही हिस्सा रहा है, इसलिए इसमें पाकिस्तान में निवास करने में बहुत से हिंदू जिनके रिश्तेदार वगैरह इधर नहीं हैं, उनको भी उनकी भी गंगा मैया पर आस्था है, धर्म पर आस्था है, अपने देश से प्रेम है। इसलिए जो ये निर्णय लिया गया है ये बहुत ही देशवासियों के लिए और पाकिस्तान में निवास कर रहे जो हिंदू भाई हैं, सनातन धर्मावलंबी है, उनको बहुत बहुत सबको बधाई है। बहुत ही हर्ष का विषय है। ये बहुत ही श्लाघनीय जो है निर्णय लिया गया है। ये इसके लिए जो मोदी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो बधाई की पात्र हैं और ऐसे निर्णय आगे से आगे जो है लेते रहें। इसी शुभकामनाएं हम देते हैं सरकार को। ठीक है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हमारे हिंदू धर्मावलंबी लोग वो इस सनातन परंपरा की इस प्रक्रिया के लिए अपने परिजनों की मोक्ष की कामना को पूर्ण नहीं कर पाते थे, इन्हीं लोग परेशानियों के कारण बहुत सारी दिक्कतें उसके सामने आती थी। उनको जब ये प्रयास किया जाता था तो उसमें असफल भी हो जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार जिस प्रकार से सनातन परंपराओं का सम्मान करते हुए कहीं भी बैठे हुए हिंदू धर्मावलंबियों की सुख सुविधा एवं हिंदू धर्मावलंबियों की परंपराओं की चिंता करते हुए ये अगर संशोधन किया है तो इसका हम स्वागत करते हैं, हम मान करते हैं। ये वही कदम है कि भारत जिस प्रकार से विश्व स्तर की ओर, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, उसी का कारण यही है कि सनातन परंपराओं की प्रगाढ़ता और सनातन परंपराओं की संस्कृति और नियम, उन नियमों को, जैसा कि 16 संस्कारों के अंदर हमारे यहाँ एक अस्थि प्रवाह का भी संस्कार होता है, उन ऐसे ही सभी संस्कारों को लगातार अगर सरकारें उसका सम्मान करते हुए, उनको मान देते हुए इनको बढ़ाने का प्रयास करेगी तो ये भारत निश्चित तौर पर विश्व गुरु की ओर मजबूत कदम बढ़ाएगा। जोशीमठ में हो रहे भूतसाव से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। भूतसाव ने अब सभी वार्डों को चपेट में ले लिया है। अब जोशीमठ भूतसाव मामले की निगरानी पीएमओ से की जा रही है। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक सैनी ने बताया, पीएमओ की ओर से लगातार मामले में अपडेट लिया जा रहा है। लोगों को यहां किसी तरह की परेशानी न हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। गुरुवार को जोशीमठ से 66 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। अब तक 93 परिवारों को शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं एसडीसी फाउंडेशन ने उत्तराखंड में आने वाली प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं पर अपनी तीसरी रिपोर्ट जारी की। उत्तराखंड डिजास्टर एंड एक्सीडेंट सिनॉप्सिस की रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ में 500 घर रहने के लायक नहीं है। वहीं भूधसाव की समस्या को लेकर जिला प्रशासन प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने में जुट गया है। गढ़वाल कमिश्नर आपदा प्रबंधन सचिव के साथ एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट सहित पूरी टीम जोशीमठ पहुंच गई और अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए स्थिति की समीक्षा की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से करीब 4000 परिवारों को हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर अभी रोक लगा दी है। साथ ही उत्तराखंड सरकार से कहा उनका पुनर्वास जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगाने के बाद अब सियासत भी तेज हो गई, जहां अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाली साध्वी प्राची ने कहा, हल्द्वानी में बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं, सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, उत्तराखंड सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन रोहिंग्याओं पर करना चाहिए। 5000 रोहिंग्या हल्द्वानी के अंदर, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड में हो रही है। उत्तराखंड जैसी देवभूमि में इनका प्रवेश जल्दी से जल्दी निषेध होना चाहिए। ये सरकार को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। ये देवभूमि है, ये संतों की भूमि है, ये देवताओं की भूमि में, और देवताओं की भूमि में रोहिंग्या क्यों?
और ये लैंड जिहाद पूरे देश के अंदर चला रहे हैं, जो जिहाद के नाम पर, पहले लव जिहाद सुनते थे ना, अब लैंड जिहाद जबरदस्त तरीके से इनका चल रहा है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उत्तराखंड सरकार को करनी चाहिए। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के तहसील मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और चिकित्सा उपकरण की मांग के लिए गैरसैंण क्षेत्र के विभिन्न गांवों की महिलाओं, पुरुषों और व्यापारियों ने नगर के रामलीला मैदान में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया, जहां धरने के तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बताया जा रहा है चमोली में गैरसैंण के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों का लंबे समय से अकाल पड़ा हुआ है और बार बार लोगों की सरकार से डॉक्टरों नियुक्ति और उपकरणों की मांग की जाती, जिसको लेकर गैरसैंण क्षेत्र की जनता ने रामलीला मैदान में एकत्रित होकर सड़कों पर नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन किया और उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फिजिशियन, महिला और बाल रोग विशेषज्ञ, सर्जन के साथ जरूरी विशेषज्ञों की नियुक्ति की मांग की है। आज यहाँ पर हम महिलाओं को 3 दिन हो चुके हैं धरना प्रदर्शन देते हुए। हमारी जो मांगे हैं वो हॉस्पिटल को लेकर हैं। यहाँ पे जो विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है और हमें मतलब यहाँ की जो पहाड़ की महिलाओं की जो समस्याएं हैं वो यह है कि हमें यहाँ से दूर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में कोई भी काम हो, चाहे छोटी सी फ्रैक्चर हो, कोई भी चीज़ हो, तो लोग हमारे यहाँ लोगों को रानीखेत या फिर रुद्रप्रयाग, श्रीनगर इन जगह जाना पड़ता है। हमें यहाँ पे 3 दिन हो चुके हैं। शासन प्रशासन का कोई भी व्यक्ति या अधिकारी हमारे तक अभी तक नहीं आए हैं हमें पूछने के लिए कि आप लोगों की मांग क्या है। और जैसा कि हम लोग हॉस्पिटल की समस्याओं को लेकर बैठे, आगे भी हमारा प्रदर्शन रहेगा। अगर कोई भी सरकार प्रशासन हमारी बात नहीं सुनती है तो इसके लिए हम अनशन पे बने रहेंगे। हम यहाँ पे अस्पताल की मांग को लेकर धरना पर बैठे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहीं धरना पर रहेंगे, धरना पर जारी रहेंगे। रामलीला मैदान में जो कर्मी अनशन शुरू हुआ है उसका कारण है गैरसैंण हॉस्पिटल की अव्यवस्थाएं। इसके चलते जो है व्यापार संघ अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिस्जी के नेतृत्व में हमने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन जो है उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जो है प्रेषित किया है। और हमारा जो है कल से धरना प्रदर्शन एवं कर्मी अनशन शुरू हो गया है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं हमारी जो है जो हॉस्पिटल की समस्याओं से परेशान है, डॉक्टर ना होना, डिलीवरी में दिक्कतें होना, कई प्रकार की समस्याएं महिलाओं को रहती है। महिलाएं इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और शासन प्रशासन को इस ओर सोचना चाहिए। अभी तक ये लगा कर्मी अनशन शुरू हो गया है और कोई अधिकारी आश्वासन के लिए नहीं पहुंचा है। आने वाले टाइम में अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं हो ना हो आमरण अनशन हो और बड़ा आंदोलन, उग्र आंदोलन होने की संभावनाएं हैं। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और इस कार्यक्रम को आगे हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित वंदना कटारिया स्टेडियम में बालिका अंडर 20 हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और विधायक आदेश चौहान ने किया। इसमें उत्तराखंड के 9 जिलों की टीमें भाग ले रही हैं। बताया जा रहा है बालिका अंडर 20 के बीच खेली जाने वाली प्रतियोगिताओं का आयोजन जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला खेल कार्यालय हरिद्वार के द्वारा की जा रही है, जहां हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का कहना है इस प्रतियोगिता में उत्तराखंड के 9 जिलों की टीमें भाग ले रही हैं और बालिकाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। टीमें खेल रही हैं, बहुत उत्साह है बालिकाओं में। हम शुभकामना दे रहे हैं कि आज जो शुरू होने वाला मैच है ये 3 दिवसीय है। 7 तारीख को इसका समापन होना है और निश्चित रूप में इस वंदना कटारिया स्टेडियम से अंतरराष्ट्रीय फलक पर ओलंपिक में ये बालिकाएं जाएं। हम आज शुभकामना देने के लिए यहाँ पर आए हैं। हल्द्वानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस और एसओजी टीम ने 2 शातिर इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं एसएसपी पंकज भट्ट ने खुलासा करते हुए बताया 50,000 का फरार इनामी बदमाश
रमन कपूर कुमाऊं ज्वेलर्स के स्वामी पर फायरिंग किए जाने के मामले में फरार चल रहा था। वहीं दूसरा 1 लाख का इनामी बदमाश घोड़ासहन गैंग का सदस्य है, जिसे पुलिस ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया और जो कई सालों से उत्तराखंड पुलिस को चकमा दे रहा था। वहीं इन शातिर अपराधी ने 2018 में अपने साथियों के साथ मोबाइल शोरूम से लाखों रुपए के मोबाइल चोरी किए थे। अगर देखा जाए तो पहला जो मामला है उसको हमने गोरखपुर से अरेस्ट किया। हमारी जो एसओजी की टीम और आपका हल्द्वानी कोतवाली की टीम है, ये रियाजुद्दीन है, 1 लाख का इनामी है। इस पे 2018 में इसने ठंडी सड़क पे जो शोरूम था वहाँ से करोड़ों के मोबाइल की जो चोरी हुई थी नकबजनी, उसमें ये वांटेड चल रहा था और ये हमारी टीम के द्वारा इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही थी और गोरखपुर से इसको गिरफ्तार किया गया है। दूसरा जो मामला था वो रमन जो आपका कुमाऊं ज्वेलर्स पे गोलीबारी में इन्वॉल्व था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। 50,000 का इनामी था। इसमें कालारंगी पुलिस ने बहुत सराहनीय कार्य किया है और ये इस प्रकार जो है 2 बड़े इनामी बदमाश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए। हरिद्वार में देर रात को बरेली क्षेत्र की रतमाऊ नदी में हो रहे अवैध खनन के कारण किसानों की फसलों को खनन माफियाओं के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है रतमाऊ नदी में खनन माफियाओं के द्वारा किसानों की फसलों को खनन के ट्रैक्टर ट्रॉली से रौंदा जा रहा। वहीं रहमतपुर निवासी किसान के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, रतमाऊ नदी में रात के अंधेरे में ग्राम बरेड़ी क्षेत्र के खनन माफियाओं के द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके चलते खनन माफियाओं के ट्रैक्टर और ट्रॉली फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फसल का नाश कर रखा। कौन लोग उठा रहे हैं वहाँ से मिट्टी? ये पता नहीं, वो बठेली के यहाँ, बेल्टे के यहाँ, कहीं कहीं के यहाँ जो उठा रहे हैं मट्टी। तो रात भर चलते हैं? हाँ, रात भर चलते हैं। देखो उधर भी इधर नुकसान कर रखा है, इधर भी नुकसान कर रखा है, देखो सारे में। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? हम तो रहमतपुर के रहने वाले हैं, परेशान कर रहे हैं। आपने क्या बो रखा है यहाँ पे? हम तो सब्जी लगाते हैं जी। अच्छा, सब्जी लगाते हो? जी। गरीब आदमी हो? जी, गरीब आदमी है हम तो। ये परेशान करते हैं, मानते हैं? परेशान करते हैं। ठीक। मानते नहीं है, हम क्या करें? ठीक है। उधम सिंह नगर के जसपुर स्थित मिलन विंकेट हॉल के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्री अजय भट्ट कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां जसपुर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने बताया, कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन बहुत जरूरी है और मैं लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिलने का अक्सर प्रयास करता रहता हूं। कार्यकर्ताओं से मिलन होते रहना चाहिए। इस नाते मैं हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहने का प्रयास करता हूं, क्योंकि दायित्व तो मुझे केंद्र में माननीय मोदी जी के साथ मिला हुआ है, उनके कैबिनेट का हिस्सा हूं, मंत्रिपरिषद का, तो इसलिए देश में भी जाना पड़ता है और फाइलें भी देखते हैं हम लोग। लेकिन कहीं मेरी जो लोकसभा है उसमें लोगों से मिलना कम ना हो जाए, इसका मैं पूरा ध्यान रखता हूं। 2 महीने 3 महीने में कहीं ना कहीं एक जगह, इतनी बड़ी लोकसभा है यहाँ, पर्वतीय क्षेत्र में तो जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब बारिश और इस समय सर्दी का मौसम होता है। तो यहाँ पर मैं मिलते रहता हूँ हमेशा, कभी न कभी कुछ न कुछ रूप में आते रहते हैं लोग बाग, कुछ मेरे पास पहुँच जाते हैं, कुछों के पास मैं पहुँचता हूँ। इस नाते से मैंने आज ये सम्मेलन किया है। कार्यकर्ताओं को जानकारी देंगे केंद्र सरकार ने क्या किया है, राज्य सरकार ने क्या किया है, किस तरह से हम आज आगे बढ़ रहे हैं। 7-8 सालों में कैसा कायाकल्प हो गया है देश का मोदी जी के नेतृत्व में, ये तो दुनिया जानती है, कार्यकर्ता और अच्छी तरह से जानते हैं। अब ऐसे जैसे हमने इतने काम यहाँ लोकल में किए हैं, कैसा जाम लगा रहता था, आप जैसे बाईपास चालू किया है हमने, इतना बड़ा प्रोजेक्ट 800 करोड़, 3,500 करोड़, 4,000 करोड़, इस तरह का पैकेज हम केंद्र से ला रहे हैं हर जगह के लिए। अभी यहाँ एक रेडियो स्टेशन हम फुल फ्लैश, ऐसा नहीं कि वो कोई खाली रिलीज सेंटर हो, फुल फ्लैश स्टूडियो समेत यहाँ पर हम लोगों ने स्वीकृत कराया है, उसको भी चालू कराना चाह रहे हैं। पैसा पड़ा हुआ है, जगह में थोड़ी सी कहीं पर हो गई अभी बात थी, लेकिन अब जगह भी उसकी हो गई है, तो उसकी भी शुरुआत कराएंगे। सर अभी
ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के तहत पुलिस ने जिले भर में अभियान चलाकर 217 से अधिक मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की, जहां मेडिकल की दुकानों को खंगालते हुए प्रतिबंधित नशीली दवाइयां और लाइसेंस आदि की जांच की और अनियमितता मिलने पर 85 मेडिकल स्टोरों पर पुलिस ने ताले जड़ दिए। बताया जा रहा है क्षेत्र में 41 और देहात में 44 मेडिकल स्टोरों को बंद कराया गया, जिनकी रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई की संस्तुति करते हुए ड्रग्स विभाग को भेज दिया गया। उत्तराखंड के पहेनिया बाईपास खटीमा उधम सिंह नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करते हुए 306 करोड़ रुपए की 26 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें नवनिर्मित गदरपुर बाईपास एवं नवनिर्मित खटीमा बाईपास का लोकार्पण भी शामिल रहा। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन नितिन गडकरी भी वीडियो के माध्यम से शामिल हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बाईपास के लोकार्पण के साथ खटीमा एवं गदरपुर क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई। इन दोनों ही बाईपास के बनने से स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा और खटीमा गदरपुर दोनों शहरों को जाम से निजात मिल पाएगी। भारत दुनिया को दिशा दे सकता है, चाहे कोई मैदान हो, हर मैदान पर, खेल का मैदान हो या कोई साइंस टेक्नोलॉजी का मैदान हो, कोई वैश्विक बात हो, हर मंच पर लोग भारत के मत की प्रतीक्षा करते हैं। खेल के मैदान पर ऐसा कोई खेल का मैदान नहीं है जहां भारत का तिरंगा न फहरता हो। भाइयों बहनों, ये नया भारत है और ऐसा भारत गढ़ने का काम लगातार हो रहा है। रक्षा के क्षेत्र में देखिए आप, रक्षा मंत्री भी यहां बैठे हैं। पहले घटना होती थी तो पूछते थे हमारे सैनिक जवाब पूछते थे कि गोली आई है साहब, क्या करना है। गोली का जवाब पूछने के लिए हमारे सैनिक भी बड़ी संख्या में आए हैं। सैनिक कभी पूर्व नहीं होते, वो हमेशा सैनिक रहते हैं, हमेशा वर्तमान में रहते हैं। तो पूछते थे साहब, वहां से गोली आ गई, जिहादियों की गोली आ गई, आतंकवादियों की गोली आ गई है, अलगाववादियों की गोली आ गई है, दुश्मन की गोली आ गई है, इसका जवाब देना है कि नहीं देना है। महीनों लग जाते थे, जवाब नहीं आता था भाइयों बहनों। और आज गोली आती है तो पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम हमारी सेना करती है। चाहे तवांग हो, चाहे गलवान हो, चाहे पुलवामा हो, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं के बाद हमारी सेना जो शौर्य और पराक्रम के लिए हमेशा से जानी जाती रही है, पूरी दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली सेनाओं में से, बहादुर सेनाओं में से भारत की सेना रही है। लेकिन देश जब विरासत में चलता है, विरासत से अगर कुछ इस प्रकार का संदेह मिला हो तो उसके कारण से हमेशा हम सब के मन में संदेह रहता था। लेकिन गलवान की घटना ने, तवांग की घटना ने एक ऐसा अध्याय आगे के लिए खड़ा कर दिया, एक इतिहास बना दिया कि भारत की तरफ कोई भी दुश्मन अगर आंख उठाकर भी देखेगा तो उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि आज ये तमाम जो हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का यहां पर लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए ये सारा क्रेडिट मैं इस क्षेत्र की जनता को देना चाहता हूं कि आप सबके शुभकामनाओं से, क्योंकि मैं उस समय एक विधायक के रूप में लगातार इसके लिए प्रयास करता था और सबका सहयोग लेता था, सभी का सहयोग लेता था। हमें खुशी है कि आज गोपाल सिंह राणा जी जब यहाँ के विधायक हैं, इसके साथ साथ शिव अरोड़ा जी भी हमारे, जो गदरपुर का बाईपास चालू हो रहा है, वहां के विधायक ये भी आवेंगे, इनके यहां से भी शुरू होता है। जैसे ये बाईपास यहां नानकमता से शुरू हो रहा है, उधर खटीमा की तरफ जा रहा है चकरपुर में, ऐसे ही इनका रुद्रपुर की तरफ से शुरू होकर वो गदरपुर की तरफ समाप्त होता है।
है? कितना किलोमीटर आप? एक अच्छा खासा पार्ट इनके उसमें भी आता है। तो मैं इनको भी बहुत बधाई देता हूं भाइयों बहनों। और साथ ही साथ खटीमा क्षेत्र में हमारी अनेकों योजनाएं चल रही हैं। आज अभी भारामल की बात करता था मैं, तो बाबा भारामल में सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। अभी प्रेम सिंह राणा जी वहां गए थे तो मुझे कह रहे थे, गए थे तो कह रहे थे कि बाबा जी याद कर रहे थे। आज मैं वहां भी जाना चाहता था, लेकिन थोड़ा उन्होंने बताया कि प्रातःकाल आप जाएंगे तो आजकल कोहरा बहुत है, तो अब आगे कार्यक्रम बनेगा। पानी की टंकियां बन रही हैं, तमाम पेयजल की योजनाएं आ रही हैं। सामने में हमारा बस अड्डा बन रहा है। बस अड्डे के साथ साथ सरकारी अस्पताल हमारा जिस तरीके से भी अपग्रेड हो, सारे फैकल्टियां यहां पर चले, सारे विभाग यहां पर चले, उसके लिए काम हो रहा है। हमारे सैनिक बंधुओं के लिए यहां पर कैंटीन का निर्माण हो चुका, कैंटीन बन रही है, उसके लिए धनराशि भी जारी कर दी गई है। इसी प्रकार से नमामि गंगे में कुछ घाट यहाँ के लिए स्वीकृत हुए, उन घाटों को भी बढ़ाया जाएगा। हैंडपंप है, हैंडपंपों को बढ़ाया जाएगा। आज तमाम रोड है, मैं देख रहा हूँ, मुझे खुशी होती है। मैं बल्कि कह रहा था अपने ड्राइवर से, मैंने कहा देख भाई कितनी बढ़िया रोड, यहाँ से जा रहे हैं हम लोग बुद्धपुर से यहाँ तक पहुंचे, कहीं दिखाई देती तुमको ऐसी रोड है? फिर निर्मला तराई की तरफ जब जाते हैं शहर की तरफ से, क्या सौंदर्यीकरण हो गया, बिल्कुल तिरंगा जैसी लाइट लगी रहती है ना गुप्ता जी। और वहां से फिर लोहिया हेड रोड को मुड़ते हैं तो पूरा वहां तक लाइट, अमाऊ तक लाइट, किसी भी तरफ निकल जाइए। आज जो है हमारी सभी सड़कें अच्छी बन रही, भव्य बन रही है। ITI यहाँ पर चालू है, पॉलिटेक्निक यहाँ चालू है, केंद्रीय विद्यालय का पैसा हमारा मिल गया है। हमारे जनजाति बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय यहाँ पर क्या रविंदर बन गया। अभी उस दिन हमने ठाड़ू विकास भवन में जो घोषणा करी थी, आपने घोषणा करवाई थी, उसका भी आ गया। और अभी एक दीवार वगैरह बनाने के लिए जो दिया वह भी पैसा हमने अभी स्वीकृत कर दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि बुला मेरे को याद सब है, अभी यहां से बोलूंगा तो आप लोग कहोगे बार बार वही बातें। तो यहाँ की सारी सड़कें हमारी अच्छी हो गई हैं, सारे काम हो गए हैं। हमारा ये खटीमा आने वाले समय में, खटीमा नानक मता दोनों एक ही क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमारा एक आदर्श क्षेत्र बने। और अब लोग कहते भी हैं कि खटीमा बहुत अच्छा बनेगा, इसको और आगे ले जाना है, आगे और संभालने का काम करना है। और हमारा है डिवाइडर, अभी मैंने कहा है NHAI के हमारे सिन्हा जी यहाँ पर बैठे हैं, सिन्हा जी अभी कहीं पर और आवश्यकता होगी तो उन सभी को आप देखेंगे। और मैं भी बीच बीच में यहाँ की सभी निर्माण कार्यों का, जो भी योजनाएं हमारी हैं, उन सभी योजनाओं का बीच बीच में जो समीक्षा है, वो समीक्षा मेरे स्तर पर भी होगी। आप सभी को ये जानकर भी प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं वो तेजी से चल रहे हैं। और हमने यह भी तय किया है कि जितनी भी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का केवल शिलान्यास न हो, जिन योजनाओं का शिलान्यास हो उन सभी योजनाओं का लोकार्पण हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे अपेक्षा करी है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और हम विकल्प रहित संकल्प को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, उसके लिए आज पर्यटन का क्षेत्र हो, जल विद्युत परियोजनाओं का क्षेत्र हो, या हमारा औद्योगिक क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में, चाहे हमारा औद्यानिकी का क्षेत्र हो, कीवी मिशन है, एप्पल मिशन है, उस सब पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। और मैंने खुद तय किया है कि 15-15 दिनों में मैं स्वयं इसकी समीक्षा करूंगा। और सबको मिलाकर 2025 में जब हमारी राज्य का स्थापना का 25 साल पूरा होगा, उस समय हम हिंदुस्तान का आदर्श राज्य उत्तराखंड को बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देवभूमि को आदर्श राज्य बनाने के लिए पूरे समर्पण के साथ, संपूर्ण प्रयासों के साथ, संपूर्ण मनोयोग के साथ हम सभी लोग यह प्रण लें कि सब लोग इसमें सहभागिता लगाएंगे, अपना योगदान देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का ये संकल्प
किसी एक व्यक्ति का संकल्प नहीं है, न ही मंच पर बैठे हुए लोगों का संकल्प है। ये संकल्प उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों का संकल्प है। ये तभी गंतव्य तक पहुंचेगा जब हम सबके कंधों से कंधे मिलेंगे, कदम से कदम मिलेंगे, बातों से बातें आगे बढ़ेंगी, सबके मनोभाव से, सबके विचारों से, एक समान विचारों से, कि हमारे मन में एक ही विचार हो कि हमारा राज्य आगे बढ़ना चाहिए। कोई यहाँ का नहीं, कोई वहां का नहीं, कोई छोटी जाति का नहीं, कोई बड़ी जाति का नहीं, कोई इस जाति का नहीं, कोई उस धर्म का नहीं, सबको साथ में लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। भारत दुनिया को दिशा दे सकता है, चाहे कोई मैदान हो, हर मैदान पर, खेल का मैदान हो या कोई साइंस टेक्नोलॉजी का मैदान हो,